Assalamualaikum. We are starting our class. November 1453 is our target. मेरे अपने पास ब्लू तो है, ब्लू चाहिए. यार अब हम लाके ना अपना एक रखते हैं कि ये सुबह के वक्त में करते हैं ना. हम लोग सुबह तो आते नहीं, एक दिन आते हैं उस दिन ये ना करें, बहुत खतरनाक होते हैं. पोलराइजिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, तो ये November 1453. This is, we are starting from this. और इसमें इंक सारे हल्के वाले मार्कर यहाँ रखते हो. दो मिनट फोन आ रहा है. अली रसा, सब लोग ये वाला क्वेश्चन निकाल लो. नवंबर 1453. चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. A thin card is inserted between two separate iron core. A coil is wound around one core as shown. सर मैं 11 से 12 वाले बैच में हूँ. अच्छा, बट मैं 10 से 11 ले रही हूँ क्योंकि नहीं ट्रेन करना. हाँ तो बच्चा आगे बस बैठ गया तो ध्यान बैठ गया. अटेंडेंस लगा. अटेंडेंस तुम्हें इसकी तो खुद लगानी पड़ेगी 11 बजे. हाँ 11 बजे लगा. यहाँ तुम जहाँ मर्जी बैठ बस बैठ जाओ. हम तो बेसिकली इस काम कंप्लीट करना अब जिम्मेदारी है. A thin card is inserted between two separate iron cores. A coil is wound around one core. तुमको दो बुक लाइयो है ना श्री, तुम्हारे पास भी है. तुम मोबाइल पे क्या ढूंढ रही है? अच्छा इसको बंद करो. तुम बुक लाइयो. नहीं सर, मेरी बुक दोस्त के पास है, उसी के पास रहेगी. मालूम अभी तुम कोई चीज निकाल लो. देखो अब तुम इसको पहचानो. तुम में से जिनकी ओ लेवल मेमोरी अच्छी है, क्या देखने से तुम बता सकते हो कि क्या ये ओ लेवल का हमारा फ्रेंड ट्रांसफॉर्मर है? और ओ लेवल में जो ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ा था, वो जिस चैप्टर में था उसका नाम था इलेक्ट्रो. चुप करके अंदर आ जाओ. एक सेकंड. कि ट्रांसफॉर्मर हमने ओ लेवल में पढ़ा था. बताओ ट्रांसफॉर्मर ओ लेवल में किस चैप्टर में पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर था, वो अभी हमें यहाँ भी पढ़ना है. लेकिन पेपर 5 में कोई फिक्स गेम के रूल्स नहीं है. अब वो एग्जामिनर की मर्जी है कि वो जो टॉपिक चाहे दे सकता है. तो ये है तो ट्रांसफॉर्मर. अच्छा अब ट्रांसफॉर्मर को मुझे कोई रिकॉल नहीं कराना, सवाल ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी पे नहीं है. लेकिन आप लोगों को शायद याद हो कि इधर वाली जो कॉइल होती थी उसको प्राइमरी कॉइल कहते थे, और उस कॉइल पे क्या लेते थे? इनपुट. एक इस तरह करके यहाँ पर भी कॉइल होती थी, और उस कॉइल को क्या कहते थे? उस कॉइल को कहते थे सेकेंडरी कॉइल. हमने सीखा था कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, कि ट्रांसफॉर्मर असल में फ्लक्स के थ्रू वोल्टेज कंट्रोल करता है. तुम लोग घर में मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर यूज करते हो. हमारे यहाँ घरों में आमतौर पे वोल्टेज कितना आता है, लेकिन लैपटॉप वगैरह को इतना हाई वोल्टेज नहीं चाहिए. सपोज उनको कितना चाहिए? सिर्फ 10 वोल्ट. तो इसको हम फिजिक्स में कहते थे कि जनाब आप इसको कम करें, और इसको साइंटिफिकली क्या कहते हैं? ये काम कौन सा ऑपरेटर्स करके देता था?
ट्रांसफॉर्मर। मेमोरी वापस आ गई। और यही फिजिक्स की अच्छी चीज होती है कि तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो, चीजें सॉलिड हो जाएंगी। A current in the coil may induce an EMF in another coil wound on the other core। ठीक है, ये पैराग्राफ, ये वाला पेज सबसे गौर से पढ़ना चाहिए। Any wrong judgment will score very low marks because यहाँ BOD का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको जो समझाया गया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था और आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर सवाल सॉल्व कर दिया, तो आपका बहुत नुकसान होगा। कितने मार्क्स का पेपर 5 का पहला क्वेश्चन होता है? 15 मार्क्स का। 15 एक सवाल के 15 मार्क्स बहुत बड़ा ब्लॉक होता है, तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें सवाल गलत जज ना हो। हाँ, सवाल जज करने के बाद उसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे हो, चलेगा। A current in the coil may induce an EMF in another coil wound on the other core. The induced EMF V depends on the thickness T of the card. Thickness T of the card. कौन सा कार्ड है? क्या ये बीच में ये कार्ड रखा हुआ है इसने वो कार्ड रखा हुआ है जो कि दोनों कॉइल्स के बीच में, बोर्ड पे देखना ऐसे रखा हुआ है। जैसे अब देखो ये कार्ड है ना, तो ये ऐसे रख लो, इधर से तुमने दोनों कॉइल्स लगा दी हो, तो दोनों कॉइल्स के बीच में क्या रखा हुआ है? दोनों कॉइल्स के बीच में हमने कार्ड रखा हुआ है। स्टोरी कुछ कुछ समझ आ गई। अ करंट इन द कॉइल मे इंड्यूस, ये प्रॉपर एक साइंटिफिक वर्ड है, इंड्यूस ईएमएफ। और मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि इसके पीछे एक बहुत मशहूर लॉ है जिसको क्या कहते थे? फैराडे लॉ। In another coil wound on the other core, the induced EMF V depends on the thickness of the card. A student suggests that V is equal to V naught e power minus sigma t. क्या ये exponential equations हैं? क्या इसमें E नजर आ गया? तो इसका मतलब ये सवाल जब सॉल्व होगा तो किस पर होगा? ln पर, where V naught is the induced EMF। अगर हम इस कार्ड को निकाल दें तो तब अगर जो वोल्टेज आएगा विदाउट कार्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? V naught। Between the core and sigma is a constant. I now request everyone to read the question again. Now quickly repeat. The title of the topic is electromagnetic induction. The core idea is Faraday's law of electromagnetic induction, and the device they have shown is a transformer. So अब आप ऐसे जरा अपनी नॉलेज के लिए शुरू कैसे करोगे? जहां ये सवाल शुरू हो रहा है वहां पर ऊपर सवाल के टाइटल पे लिख दो अपने हाथ से, ऐसी समझने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएम इंडक्शन। ये तुम अपने लिए करोगे, पेपर में कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा क्योंकि थ्योरी पेपर 5 का टॉपिक नहीं है। इसको प्यार से क्या कहते थे? ईएम इंडक्शन। लेट्स स्टार्ट। पढ़ो। डिजाइन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन V and T and determine the value of। ये जो सिंबल है, वैसे इसको आप पढ़ ले, ये सिंबल क्या है? सिग्मा है। और उसने बोला है कि सिग्मा इज अ कांस्टेंट। सिग्मा के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। अब वो कह रहे हैं कि तुम एक्सपेरिमेंट बनाओ जिसमें तुम रिलेशन किसके बीच में लाओ? क्या चीज मैं बदल सकता हूं? वोल्टेज तो इंड्यूस होगा, मैं नहीं करूंगा, वो खुद होगा। तो मैं क्या चीज बदल सकता हूं? टी का मतलब थिकनेस ऑफ द कार्ड। चलो अब साइड हेडिंग दो, वेरिएबल्स। कांस्टेंट आप सिग्मा का उसने बोला है ना, हमें तो कोई और चीज रखनी पड़ेगी। वेरिएबल देखो, T इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरी T। क्या पेपर में और लिखना मैंने मना किया या अलाउ है? स्ट्रिक्टली मना किया है, ये कभी मत करिएगा। और का मतलब होता है कि तुम एग्जामिनर को असल में
एग्जामिनर को तुम क्या कर रहे हो, तुम एग्जामिनर को चॉइस दे रहे हो, वो कभी नहीं मानता इस बात को, ये प्रोहिबिटेड है नोट्स में, और सवालों क्लास के दौरान तो मजबूरी होती है सारे ऑप्शन दिखाने होते हैं। टी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या यूं कह लो कि टी को तुम बदलोगे, वी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और मेजर वी, कीप द करंट इन द प्राइमरी कॉइल कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर तुमने करंट को बदला तो क्या वो भी वी को बदल देगा? गुड, वो वेरिएबल कांस्टेंट हो गया। अब इसको कॉपी करो, बना सकते हो। दो ऑपरेटर्स मतलब बनाते हैं लोग, मैंने खुद भी बताया था आपको, लेकिन ये होता बड़ा रिस्की है, मतलब आप आउटस्टैंडिंग के चक्कर में आउट हो सकते हैं। सीआई कहता है डायग्राम, बस एक डायग्राम, हाँ उसकी सब डायग्राम बनानी है, एक सर्किट है उसी को वापस खोल के दिखाते हो, जिसको हम लोग सर्कल वगैरह में नहीं बना होता, जैसे हम लोग किसी को समझाने के लिए ऐसे ब्रेन बना देते हैं, ये चलता है। दो डायग्राम्स बनाना बहुत कैलिबर है, बहुत बड़ा कैलिबर। साइड हेडिंग दीजिएगा प्रोसीजर। ये हमारे कोर्स से बहुत ऊपर है। हाइब्रिड लफ्ज गाड़ियों में भी बोला जाता है, उसी से समझ जाओ। नहीं, आपने एक स्टेप डाउन किया था, एक स्टेप अप किया था, बोले मैंने एक और भी था। हाँ, वो जो कुछ नहीं करता, उसका क्या वो कांस्टेंट है? जैसे गाड़ी के अंदर होता है स्मार्ट, गाड़ी के स्पार्क प्लग के साथ लगा होता है, जो कि ना वोल्टेज बढ़ाता है ना कम करता है, उसको कहते हैं हाइब्रिड या न्यूट्रल ट्रांसफार्मर। चलो अब जरा देखो, मैंने बोर्ड पे अब की बार एंट्री करवाई है सीआरओ की। सीआरओ की एंट्री यहाँ पर क्यों कराई होगी? वोल्टेज। ये वाला सिंबल किसका है? ऑल्टरनेटिंग करंट का। ये क्या चीज लगी हुई है? रियोस्टेट। ये क्या करती है? रियोस्टेट कंट्रोल्स द रेजिस्टेंस। अगर आप इसको ना हिलाएं तो क्या ये करंट को कांस्टेंट कर देगी? ये क्या है? ये कहलाती है प्राइमरी कॉइल, और ये कहलाती है सेकेंडरी कॉइल। और सीआरओ की एंट्री इसलिए हुई है कि सीआरओ क्या निकालेगी? सीआरओ के दो एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस। सीआरओ का जो वाई एक्सिस होता है उस पे वोल्टेज होता है और एक्स पे क्या सीआरओ की जो स्क्रीन होती है उस पर एक ट्रेस बनता है। सीआरओ पेपर में लगाने का मकसद ये होता है कि सीआरओ की जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी है क्या वो बहुत ज्यादा होती है। सीआरओ जब भी यूज करो, याद रखो कि सीआरओ को जब भी यूज करोगे उसको क्या करना पड़ेगा? कैलिब्रेट करना पड़ेगा, तब सीआरओ अपने तौर पे फंक्शन करेगी। तो अब तुमने लेकिन अब तुम खुद दिखा जा अच्छा बताओ कि अब एक सवाल है, एक सवाल का जवाब दो। ये कह रहे हैं कि अच्छा सवाल है कि वोल्ट मीटर के होते हुए सीआरओ क्यों लगाएं? अगर मुझे पता है कि लेंथ मीटर रूल से निकल सकती है तो मैं क्या कंडीशन होगी कि मैं वर्नियर कैलिपर कॉल करूं कि क्वांटिटी छोटी है और रिक्वायर्ड एक्यूरेसी जो है वो, तो अगर एंट्री नंबर छोटा हो, अगर एंट्री नंबर छोटा हो, बात नहीं करो प्लीज, मेरी करो, मना करो, बात नहीं करो। तो अगर वैल्यू छोटी हो और वैल्यू छोटी हो तो एक्यूरेसी ज्यादा रखनी हो तो सीआरओ कॉल करते हैं। जो लोग अभी आए हैं वो देख लें कि हम लोग कौन सा पेपर कर रहे हैं, उसके साथ से पेपर जल्दी से खोल लें। ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा है। चलो प्रोसीजर की हेडिंग डालो, मेरा बात नहीं करो प्लीज। प्रोसीजर की हेडिंग डालो और ख्याल रखें क्लास ऑनलाइन है, कोई भी बात आप थोड़ा ख्याल से करिएगा। सारा ये
म्यूट कर दो ना, तो जब आप बोलते हैं तो फिर वो उसको पिक करता है, वो समझते हैं कि आप भूल गए, वो फिर उसके विंडो आ जाती है। चलो, अब आपने प्रोसीजर की हेडिंग डालकर ये वाली डायग्राम बनानी है। मिड टर्म में पेपर 5 रख रहा हूं ताकि आप मिड टर्म को सेव कर सको। सिर्फ एक चैप्टर मैंने रखा है, लेकिन वो एक चैप्टर हैवी वेट चैप्टर है, तो कंपनसेट करने के लिए आई एम पुटिंग पेपर 5 ऑल्सो। आप सब लोग कॉपरेट करिएगा, पेपर 5 बहुत अच्छा हो सकता है। आपको ये भी मैंने बताया हुआ है कि मैं जब अनसीन कभी कभी देता हूँ, जैसे लास्ट मैंने टेस्ट दिया था वो अनसीन पे था, तो वो एक केस है, वरना आई ऑलवेज प्रीफर कि सीन रखा जाए। तो पेपर 5 और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ रहे हैं मिड टर्म के अंदर, और उसके बाद एक मेगा टेस्ट है, बीच में पीटीएम है, और उसके बाद फिर मिड टर्म है। मिड टर्म है ऑब्वियसली भी सारा कुछ। हाँ, पीटीएम संडे को आ रही है। जल्दी से कॉपी करें।
यार आवाज तो पहचान हो ना, आवाज पहचान लूंगा क्या कर सकता हूँ, मैं लिखाऊंगा कि ये किसकी आवाज है। मेलविन को पता होगा, किसी को तो पता होगा ना, आवाज से कोई ना कोई पहचानेगा। कुछ भी नहीं करना, क्या कर सकते हैं। अभी बच्चा दरवाजा बंद करने के लिए आया कॉलेज, तो चलो कम से कम कुछ तो कर दिया ना उसके। अब देखो, जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि हम दो डायग्राम्स वाली बात समझिएगा कि जितना अच्छा स्टूडेंट इस वक्त पेपर 5 में बैठता है वो सब क्या करता है कि एक्स्ट्रा डायग्राम्स बनाता है। सेकंड डायग्राम मैं उसको नहीं कहता, ये बेसिकली ये जो सीआरओ बनी है ना, इसी को हम एक जूम आउट करते हैं तो ये बन जाती है। हम इसमें क्या दिखाते हैं, हम इसमें दिखाते हैं कि सीआरओ का जो आउटपुट है उसको हम ग्राफिकल कर लेते हैं। वाई एक्सिस पे वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज है वो इस ग्राफ का क्या है, एम्पलीट्यूड है। हम सीआरओ को कैलिब्रेट कर लेते हैं, उसके लिए दो स्विच लगे होते हैं। सीआरओ को कैलिब्रेट करके उससे जो रीडिंग लेनी होती है फॉर वोल्टेज वो किसकी होती है। चलो अब नीचे लिखना शुरू करो कि अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। देखो, अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। Arrange the operators as shown. Arrange the operators as shown. Calibrate the CRO. अगर तुम सिर्फ इतना लिख के छोड़ोगे तो ये उस लाइन को काट देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परामेंट ऑफ पेपर 5। व्हाटएवर यू से यू हैव टू एक्सप्लेन इट हाउ। इट इज नॉट द वे यू जस्ट राइट। जैसे जनरल सेंटेंसेस होते हैं ना, वर्क हार्ड, ये जनरल सेंटेंस है ना, फिर कोई कहता है नहीं ये चीजें करो, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। तो पेपर 5 में और पेपर 4 में सीआई बहुत एम्फेसाइज करता है कि स्टूडेंट शुड बी explicit। तो लिखो कैलिब्रेट द सीआरओ कॉमा ट्यून, उसी में आगे कॉमा डाल के लिखो ट्यून एक्स एंड वाई प्लेट्स। ये वाले जो है ट्यून एक्स एंड वाई प्लेट्स until one complete tune x and y plates until at least one complete trace is visible on the screen. Until at least one complete trace is visible on the screen. One complete trace is visible on the screen. उसके बाद अब आप आ जाओ दोबारा इधर। अब आप स्विच ऑन करके और स्विच ऑन करके आप रीडिंग लेना शुरू कर सकते हो। उसने कहा था कि पहले ये करो कि इस कार्ड के बगैर रीडिंग लो, क्योंकि इस कार्ड के बगैर जो रीडिंग लोगे उसको क्या बोलेंगे, वी नॉट। लिखो कि टेक द फर्स्ट रीडिंग विदाउट इंसर्टिंग द कार्ड। टेक द फर्स्ट रीडिंग on CRO without the card। जरूरी है कि कार्ड पूरा पैरेलल हो आयरन को। बिल्कुल, वो तो कार्ड अगर टेढ़ा होगा तो फिर तो एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। लिखो कि टेक द फर्स्ट रीडिंग ऑफ CRO विदाउट द कार्ड। हम इस कार्ड की बात कर रहे हैं, ये वाला कार्ड है। विदाउट द कार्ड दिस इज V0, दिस इज V0। Insert the card insert the card sorry, insert the card, read y axis of the CRO for voltage,
read y-axis of the CRO for the voltage CRO. Read y-axis of the CRO for voltage. Switch off the apparatus, allow it to cool. Switch off the apparatus, allow it to cool. Repeat the trial with the same card 3 times. Repeat the trial with the same card 3 times and take an average. And take an average with the same card. Repeat the trial with the same card 3 times and take an average. उसी में आगे लिखो. Now अब कार्ड की थिकनेस कैसे बढ़ाओ? जो लोग शुरू से आए हुए, कार्ड की थिकनेस ऐसा ही एक और कार्ड लेके चिपका दो इसके साथ. मोटा कार्ड तो लैब में शायद ना हो, तो आप लिखो कि इंक्रीज द थिकनेस. Now increase the thickness by attaching 2 or more cards together. Now increase the thickness of the card by now increase the thickness by attaching 2 or more cards. Repeat the trial in this way 10 times. Repeat the trial in this way 10 times and record the values in a table. Record the values in a table. अब उसके बाद आ जाओ एनालिसिस में. व्हाट इज एनालिसिस? क्या करते हैं उसमें? गिवन इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं. y इज इक्वल टू mx प्लस c, उससे y निकालते हैं, x निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं और y इंटरसेप्ट निकालते हैं. गुड शाबाश. जब भी सवाल में तुम्हें e नजर आ जाए तुम समझ जाओ कि ये कौन सा लॉग लगेगा? ln. चलो अब इसको कॉपी करो. इसको कैसे कॉपी करना सिखाया मैंने? पार्टीशन करना, लाइनें कोशिश करना 3 से 4 से ज्यादा वेस्ट ना हो. पार्टीशन करके लेफ्ट टू राइट लिख देना. अब मुझे बताओ कि व्हाट वुड बी द ग्रेडियंट? माइनस सिग्मा. एंड व्हाट वुड बी द c?
L नॉट V नॉट, मैंने उसके बराबर में वो चारों चीजें कंपेयर करके एग्जामिनर को शो कर दी हैं। आप भी इसको शो कर दो, ये जो मैंने इधर एक विंडो बनाई है, आप इसको अपने ऑर्डर में शो करना। मतलब मैंने तो अपनी स्पेस बचाई है, लेकिन आप ऑलरेडी स्पेस बचा रहे हो, तो आप इसको सीक्वेंस में ही लिखना। लिखो प्लॉट, लिखो प्लॉट अ ग्राफ ऑफ ln v अगेंस्ट t, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ ln v अगेंस्ट t। और सिग्मा इज, देखो क्या लिखा हुआ रेड में, सिग्मा क्या है, सिग्मा कैसे निकलेगा, सिग्मा निकलेगा माइनस ग्रेडियंट से, और हमने कहा कि c इज इक्वल टू ln v नॉट है। जो लोग मैथ्स में अच्छे हैं वो बताओ कि क्या इसका मतलब है कि v नॉट इज इक्वल टू e पावर c। चलो ये भी कॉपी कर लो। गुड, वो उसका वेट कर रहा हूं ना कि आप, वो तुम लोगों को रट गया हो जो रट्टाफिकेशन वाले से। अब बताओ क्या जुमला लिखते हैं यहाँ पर, जो लगा बंदा सेंटेंस है, द ग्राफ, सॉरी, द रिलेशनशिप इज वैलिड if the graph is a straight line not passing through the, good, because the relationship is valid, the relationship is valid if the graph is a straight line if the graph is a straight line not passing through the origin। बताओ प्रिकॉशंस दो तरह की होती हैं, एक्यूरेसी और जब प्रिकॉशन लिखने लगो तो अपनी बनाई हुई डायग्राम पर आ जाओ और उससे लिखो। ये सबसे अच्छा तरीका है। नेवर राइट प्रिकॉशंस ऑन योर मेमोरी। अच्छा, जितनी है उतनी रखो, दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बदल दूंगा तो इंड्यूस ईएमएफ बदल जाएगी, और करंट तो मैंने पहले ही बोल दिया कांस्टेंट का। ठीक है, गुड पॉइंट। लेकिन टेम्परेचर कैसे सेम रखो ये बताना पड़ेगा। कूल ऑफ कैसे करूं, बंद कर दूं, स्विच ऑफ कर दूं? हाँ, गुड ऑप्शन, गुड ऑप्शन। लिखो प्रिकॉशंस में, यहां तुम चाहो तो पेपर के वक्त बुलेटिन कर सकते हो। मैंने बताया था कि जो ए स्टार मखलूक है वो बुलेटिन करती है, और ये बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। उसके बाद फिर ये होता है कि बुलेटिन अगर आप नहीं करना चाहते तो कहीं ना करें, बस प्रिकॉशंस में कर सकते हैं। वहां तो आपको पता है कि वहां तो आपने अलग अलग ही पॉइंट्स लिखने हैं। लिखो कि कीप द नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट इन एवरी ट्रायल, keep the number of turns constant in every trial नंबर 2। जैसे उसने बोला, हो चुकी मैंने अब सवाल में ऑलरेडी लिखवा दी है, ठीक है, मैं ओरली बात कर रहा हूं, ओरली लिखिएगा नहीं कि क्या ऑपरेटर्स को ठंडा रखना होगा, वरना अगर ठंडा नहीं रखेंगे तो क्या बदल जाएगा, आर, और अगर आर बदल गया तो क्या बदल जाएगा। कैसे ठंडा रखें, एसी वेसी का कभी जिक्र नहीं करिएगा, कैसे ठंडा रखें, सक्सेसिव ट्रायल के बीच में ऑपरेटर्स को स्विच ऑफ कर दें। वेरी गुड। नंबर 2, अब ये तो नहीं लिखवा रहा, ये तो अब हो चुका है। लिखो कि यूज हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट वोल्टेज। ये बड़ा टेक्निकल, हाईली टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर हमारे कोर्स में शुरू भी होने वाला है, इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या होना चाहिए, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी का एसी होता है उसका फ्लिकर नहीं दिखता, वो फिर उतना अच्छा करंट काउंट होता है। यूज हाई फ्रीक्वेंसी एसी इनपुट
अब जरा कार्ड पे फोकस करोगे, तुम में से जिन लोगों ने घर में ड्राइंग आर्ट वगैरह का काम किया है, ये जो कार्ड्स होते हैं क्या ये बिल्कुल इवन होते हैं या अनइवन होते हैं? जो आमतौर पे कार्ड्स होते हैं, गत्ता जो होता है, ये इवन होता है अनइवन होता है? ये इवन नहीं होता अक्सर, इनको या तो इवन कार्ड ढूंढने पड़ेंगे। जब आप दो कार्ड्स चिपकाएंगे तो बीच में एयर आएगी, उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड्स के बीच में कार्ड्स को रखकर इवन सरफेसेस बनाना मुश्किल है। लिखो कि पैक द कार्ड्स टाइटली टुगेदर, इतना लिखोगे सेंटेंस काट देगा। कैसे टाइटली कैसे पैक करो? इनको लगा के रबर बैंड लगा दो, वैक्यूम कर दो, या कोई गम लगा दो। तो क्या लिखा था हमने कि टाइट द कार्ड्स, नहीं सॉरी, पैक द कार्ड्स क्लोजली टुगेदर, यूज अ रबर बैंड एडिशनल डिटेल्स, हेडिंग नहीं डालते। यूज लार्ज करंट्स इन प्राइमरी कॉइल, और उससे ज्यादा आएगा कि फ्रीक्वेंसी पावर कांस्टेंट, कीप द नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, यूज लेमिनेटेड, ये मिस हुआ उससे। बताओ लेमिनेशन क्या होती है? जो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल संभाल के अच्छे से रखते हैं, व्हाट इज लेमिनेशन? प्लास्टिक कोटिंग होती है ना। अब यहाँ चूंकि करंट इन्वॉल्व है, तो किसी चीज में अगर करंट हो तो उसको लेमिनेट कराने का क्या मकसद होगा? ताकि करंट आपके हाथ को ना लगे। वेरी गुड। अब ये कॉपी करो, यूज लेमिनेटेड कोर्स और यूज इंसुलेटेड वायर्स ऑफ टनल, स्पार्क होता है। ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया, ये वाला पॉइंट कॉपी कर लो। एडिशनल डिटेल की हेडिंग नहीं आएगी। बेसिकली अगर आप इंसुलेशन करें फिर ग्लव्स की जरूरत नहीं। ये एक मिस हुआ है, ये भी लिख लो, फिर पेपर खत्म हो रहा है। ये मैंने मिस किया है, यूज लार्ज करंट, यहां तक जहां ब्रैकेट बनाई। प्राइमरी कॉइल में ज्यादा करंट इनपुट करो ताकि तुम्हारी रीडिंग्स रीडेबल हो। लेकिन अगर हमारे पास सीआरओ लगा है जो कि एक्यूरेट है, तो फिर क्या मतलब? नहीं, सीआरओ तो लगा है, लेकिन मसला है कि सीआरओ को भी तो एडवांटेज होगा ना। जितना छोटा नंबर रीड करते हैं, चांसेस ऑफ एक्यूरेसी उतने कम हो जाते हैं। द पेपर इज ओवर, और हमारी दूसरा जो पेपर है वो 11 बजे शुरू होगा। जो भी आना चाहे उसमें आ सकते हैं। अभी फिलहाल एक ब्रेक है। जो लोग ऑनलाइन है वो भी अगर 11 बजे ज्वाइन करना चाहें तो आ सकते हैं। अगर दूसरी क्लास वो ले रहे हैं किसी और जगह, तो फिर ये दूसरा पेपर उनको देखना पड़ेगा एज अ होमवर्क। किसकी? हाँ इंशाल्लाह, लेकिन अगर तुम हो कैंपस पे तो ले लो।